देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं भारत नेपाल नक्शा विवाद के बीच TV9 भारतवर्ष ने नेपाल की सांसद सरिता गिरी से खास बातचीत की है। इस दौरान सरिता गिरी ने नेपाल को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पर नेपाल की सांसद का खुलासा हुआ है और बड़ी बात कही गई है कि नेपाल में चीन के जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये बड़ी खबर। नेपाल का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है और जो आवाजें नेपाल से उठ रही हैं नक्शे को लेकर के, उसमें एक आवाज है नेपाल की सांसद सरिता गिरी की आवाज। इस आवाज की खासियत ये कि सरिता गिरी मुखर होकर के अपनी बात कह रही, वो लगातार ये जो नेपाल का नया नक्शा नेपाल की संसद में लाया गया उसका लगातार वो विरोध कर रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं वो बड़े ऐतिहासिक हैं, बहुत ही करीबी हैं, उसमें किसी तरह की कटुता ना घोली जाए। सरिता गिरी हमारे साथ हैं, नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। एक परिचय और मैं आपको दूं कि नेपाल की संसद में इन्होंने बोलने की कोशिश की, अमेंडमेंट लाने की कोशिश की इस नक्शे के प्रस्ताव के खिलाफ, लेकिन इनको बोलने नहीं दिया। सवाल यह है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली साहब, इनके ऊपर कितना चाइना का इंपैक्ट है ये बहुत जानना जरूरी है। ये सवाल पूछा भी जा रहा है, तमाम सियासी हलकों में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उनकी विचारधारा कितनी चीन के साथ खड़ी है। उनका हर बयान जो है वो चीन के समर्थन में ही जाता दिखाई दे रहा है। सरिता जी, वो तो निश्चित रूप से देखिए, नाकाबंदी को इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया 2072 के इलेक्शन में, और उसके बाद भारतीय नाकाबंदी के काउंटर में चीन के साथ बहुत सारे संबंधों की बात हुई, बहुत सारी संधियां हुई। हालांकि वो संधियां क्रियान्वयन में अभी मुझको नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रगति हुई है। तो एक पॉलिटिकल एक उनका ये था। दूसरी बात ये देखिए, गंभीर बात ये है कि नेपाल जिसका एक बहुत अर्थतंत्र अभी कमजोर अवस्था में है और नेपाल ने समाजवाद उन्मुख एक संविधान आपको जारी किया है, वहां पे अन्य उदारवादी विचारधारा के लिए जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये समाजवाद जो है वो बिना चाइना के प्रत्यक्ष आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, जो इकोनॉमी जो है या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल का जो है, वो बिना पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक कंट्रोल के बिना वो समाजवाद का लक्ष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाते हैं कि देश में जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ये लोग समाजवाद का अपना एजेंडा लागू करने के लिए निश्चित रूप से चीन के साथ विशेष संबंध के पक्षधर है और उस दिशा में काफी बोला जा रहा है। काफी बातें हो रही हैं। देखिए, BRI की भी बात लीजिए, वो भी एक है, और डेवलपमेंट में भी बहुत सारा यहाँ पे ऐसी बातें हुई है, जैसे चाइनीज जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी बड़ा करप्शन वगैरह भी हुआ है, लेकिन उन करप्शन के मुद्दों को उठाने पर वहाँ पे सरकार कुछ आगे बढ़ के कदम नहीं उठा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा विवाद के बारे में चीन के साथ भी नेपाल के गंभीर सीमा विवाद है। 36 हेक्टेयर आपके वो जो लैंड है, जो नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट के अनुसार वो तिब्बत में वो चीन ने अधिकतम किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जो जगह का ये जो भूमि का जो विवाद है वो चीन के साथ भी उठाया जाए। सरिता जी, आपने ये कहा कि नेपाल की जो बड़े चर्चा रहा, आपका बयान बहुत चर्चा में रहा, आपने कहा नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। आपने ये जो कहा इसके बहुत ही गंभीर मायने हैं कि नेपाल की हालत, आपने कहा बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। आपको क्या लगा कि आपने ये कहा कि नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है? नहीं, देखिए, ये सबसे बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आपको जानकारी होगी कि 2008 साल से ही यहाँ पे जो मधेसी जो कम्युनिटी है वो आइडेंटिटी के लिए अपने पॉलिटिक्स में लगी है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिटी। मुझको लगता है कि एक ऑथेंटिक लाइफ, लाइक यू नो व्हाट यू आर, आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप उस जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन उस स्वाभाविक जीवन के रास्ते में अगर आप कुछ बोलते हैं, तो अगर आपको ये कहा जाएगा कि आप भारतीय हैं या आप भारत के एजेंट हैं या आप भारत के जासूस हैं,
तो ये बहुत बड़ा एक संकट आ जाता है ना। तो हम लोग जैसे व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं तो जो तर्क आता है ना, उस तर्क में लॉ एंड लॉजिक के आधार पे बात नहीं होती है। उस तर्क को ये कह के उड़ा दिया जाता है कि ये लोग भारत के इशारे पे बोल रहे हैं। सवाल ये भी चाहूंगा, आपके घर पे जो अटैक हुआ, सरिता जी आपके घर पे जो अटैक हुआ, आपने जो बात कही उसके बाद ये भी खबर आई कि आपके घर पे अटैक हुआ, ये कौन लोग हैं सरिता जी जो लोकतंत्र में अपनी बात कहने पे घरों पर हमला कर रहे हैं नेपाल के भीतर? देखिए, ये कब इसकी पृष्ठभूमि क्या हुई कि जो मैंने प्रस्ताव दर्ता कराया, वो जो सरकारी विधेयक है, उस प्रस्ताव पे जब मैंने संशोधन विधेयक दर्ता कराया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें जो नक्शा है इसका स्रोत प्रमाण नहीं खुला है, इसकी संधि नहीं खुली है। 1816 की संधि के अनुसार है, ये हमारे संसद में भी बहस होने में बहुत सारे माननीय जी ने कहा है, और हमारे परराष्ट्र मंत्री ने भी इंडियन मीडिया चैनल को कहा है। तो मेरा ये कहना है कि 1816 की संधि को एक स्रोत के रूप में उल्लेख किया जाए। मैंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई और मेरा ये मानना है कि अगर 1800 नेपाल 1950 की संधि से पीछे जाकर 1816 की संधि को रिवाइव करना चाहता है तो वो टोटलिटी में रिवाइव हो। ऐसा नहीं कि आप एक पार्ट रिवाइव करते हो और रिमेनिंग पार्ट आप छोड़ देते हैं। तो 1816 से ये समस्या है। मैं ये, हालांकि समस्या उससे पहले भी है, लेकिन 1816 से तो जो समस्या चल रही है, तो मैंने कहा कि अब टोटालिटी में हो और मधेसी के स्टेटस के बारे में भी एक बार फिर से बहस हो और इसको भी हम लोग एक राजनीतिक मुद्दा बनाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसको इन लोगों ने राष्ट्रवाद से जोड़ा। बिल्कुल। और मैं राष्ट्र विरोधी हूँ करके मेरे घर पे आक्रमण हुआ, जबकि मैं समस्या का समाधान चाहती हूँ। कुछ नेपाल में हो रहा है। आपने एक बार ये कहा कि ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार जब आपने कहा तो सीधे से जो मेरी समझ में आया, जो और भी लोगों की समझ में आया, वो यही आया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से चीन है जो इस पूरे मामले में अपनी दखल दे रहा है, जो ये चाह रहा है कि चीजें इस रूप में जाएं। ये जो काला पानी का विवाद है ये पिछले 60 सालों से है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ इस बार अचानक ये बातें उठी हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है। नहीं, निश्चित रूप से मैंने एक यही के स्थानीय नेपाली पत्रिका में आज से लगभग 2-3 महीना पहले मैंने एक लिखा था, सीमा विवाद की राजनीति। उसमें मेरा आशय ये है कि वास्तव में सीमा विवाद अभी उतना गंभीर नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। तो कश्मीर में हुआ और उसके बाद जो डोकलाम में हुआ, उसके बाद वहाँ पे जिस ढंग से शायद चीन जिस ढंग से एग्रेसिवली या पाकिस्तान जिस ढंग से एग्रेसिवली अपने आप को लाना चाहते थे, वहाँ पे जो सफलता नहीं मिली, तो नेपाल एक यहाँ पे ये इशू है ही। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं इस इशू को उठाने में इस तत्व ने भी काम किया है। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से कम्युनिस्ट वहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इनके सरकार में आने का, और मैं चूंकि आपसे बार बार चीन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं चूंकि चीन का जिक्र आप कर चुकी हैं, आपने प्रॉक्सी वार का जिक्र किया है, तो चीन का क्या इन्फ्लुएंस है नेपाल की इस समय की सरकार पर? देखिए, हम मधेश की राजनीति करते हैं और मधेश की राजनीति का हमेशा हम लोग भारत के साथ एक विशेष संबंध के पक्षधर रहे। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब कम्युनिस्ट शक्ति का उदय हुआ है तो 2015 साल से लेके 2062, 2072 साल तक जो संविधान रहा है उसमें मधेसी नागरिकों के अधिकारों की कटौती नहीं हुई थी। लेकिन जिस ढंग से जब ये कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत शक्तिशाली पार्टी के रूप में विशेषकर नाकाबंदी के विषय को उठाकर इन लोगों ने जो पहाड़ों से मत लिया है, तो उसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ है वो मधेसियों पे प्रहार हुआ है और मधेसियों की नागरिकता संबंधी जो राजनीतिक अधिकार है उनकी कटौती हुई है। जो आपने स्टैंड लिया है सरिता गिरी, वो आपकी स्टैंड की बहुत चर्चा हो रही है। आपने संसद में इकलौती आप थी नेपाल के संसद में जो कि खड़ी हुई, जिन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, जिन्होंने भारत से साथ दोस्ती की वकालत की, आपने की, आपको बोलने नहीं दिया गया, आपके अमेंडमेंट को स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बार
बार भारत से दोस्ती की बात कर रही हैं, आप बार बार भारत और नेपाल के अच्छे रिश्तों की बात कर रही हैं, तो ये चीन कहां से एंट्री ले रहा है? और हमने तो ये भी सुना है कि नेपाल की जो इकोनॉमी है वहां भी चीन तमाम तरह से घुस चुका है। देखिए, मैं एक सांसद के रूप में अपनी बात कहूंगी। जैसे इस बार ही जिस ढंग से ये नक्शा का विवाद शुरू हुआ, संसद में एक मैं ही हूँ जिसने बार बार चीन का भी उल्लेख किया है, और चाहे वो अन्य सांसद, अन्य दल के सांसद, वो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक इंस्टेंस है जिससे कहा जा सकता है कि चीन का प्रभाव अभी यहाँ की राजनीति पे बहुत ज्यादा है। आप विकास के क्षेत्र में तो अपना चीन का जो अपना विशेषकर हाइड्रो पावर वगैरह में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन एक डेवलपमेंट में योगदान कर रहा है। BRI की बात हुई, उसके बारे में भी नेपाल की सरकार ने जाके उन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, अनुमोदन किया है। लेकिन जब प्रेसिडेंट शी जो आए थे यहाँ पर, उनका जो विजिट हुआ था, उस वक्त दो कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में भी एक बहुत वृहद सहमति हुई है। और अगर उन सहमति के बूंदों का आप विश्लेषण करेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि वो उसका आशय, उसका जो इंटेंशन है, वो सिर्फ डेवलपमेंट तक लिमिट नहीं है। और हम लोग थोड़ा ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं कि भारत चीन दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं, दोनों बड़े देश हैं, दोनों शक्तिशाली देश हैं, लेकिन भारत के साथ मैं विशेष संबंध की पक्षधर इसलिए हूँ क्योंकि अगर नेपाल में डेमोक्रेसी को बचाना है तो भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और चीन के साथ वो बात नहीं है। देश अपने छिमेकी देश को, अपने पड़ोसी देश को सहयोग करता है, उसको हम लोग सहज रूप से लेना चाहिए, लेते हैं। लेकिन समस्या वहां पे थोड़ी हम लोग महसूस करते हैं जब लगता है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कहीं नहीं डिटेल हो जाए। तो अभी आप इस ढंग की शंकाएं हैं, हो रही हैं, और ये हम लोगों के लिए चिंता के विषय है। अब इसी नक्शे के विवाद में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि चलिए, भारत और नेपाल के बीच में अगर डेमोक्रेसी है, मतलब दोनों देश में डेमोक्रेसी है, तो कहीं पे अगर भारत से भी कुछ कमी हुई हो या कहीं पे नेपाल से भी कुछ कमी हुई हो, तो हम लोग जन स्तर पे बात करके ट्रैक 2, ट्रैक 1, ट्रैक 3 ये सब बात करके हम लोग समस्या ट्रैक पे ला सकते हैं, हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपकी बात एकदम स्पष्ट है सरिता जी, आपने जो कहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपसे आगे बात करते रहेंगे। तो नेपाल की सांसद हैं सरिता गिरी, हमसे इन्होंने बात की, खुल करके अपनी बातें कही, चीन का जो पूरा प्रभाव है उसके बारे में बात कही है, और ये भी भारत और नेपाल की जो दोस्ती है, जो अपनापा है, जो मित्रता है, उसके बारे में बेबाकी से अपने विचार प्रकट किए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।